रूस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है यूक्रेन। ये बड़ी और एक्सप्लोसिव खबर। रूस पर 50,000 ड्रोन से एक साथ हमला होगा। 50,000 ड्रोन से हमले की तैयारी। 50,000 कामकाजी ड्रोन से यूक्रेन करेगा हमला। रशियन सोशल मीडिया में जल्द हमला होने की चर्चा बहुत ज्यादा गर्म है। तो देखिए, 50,000 ड्रोन के जरिए बहुत बड़ा हमला करने वाला है यूक्रेन। अब आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या और यूक्रेन की योजना क्या है। एक्सप्लोसिव खबर पर पूरी डिटेल। रूस पर 50,000 ड्रोन से अटैक कैसे होगा। रूस पर 50,000 कामकाजी ड्रोन से हमले की योजना यूक्रेन बना रहा है। छोटे कामकाजी ड्रोन से रूस पर हमले की प्लानिंग यूक्रेन की तरफ से रची जा रही है। कामकाजी के FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से हमला करेगी यूक्रेनी सेना। यूक्रेन 50,000 से 1 लाख की संख्या तक कामकाजी ड्रोन लेने वाला है। एक रूसी ब्लॉगर के दावे के बाद रूस में हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। यूक्रेन के पॉलिटिकल ऑब्जर्वर अलेक्सी एरेस्टोविच ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है। पिछले साल भी यूक्रेन ने रूस पर कामकाजी ड्रोन से हमला किया था और अब आप देखिए, एक बार फिर से इसको लेकर चर्चा बहुत गर्म हो गई है। और चलिए इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा दें। ब्रिगेडियर संदीप थापर सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। AVM OP तिवारी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और रविंदर सचदेवा सर एज अ इंटरनेशनल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ब्रिगेडियर संदीप थापर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो बात है, ये ना सिर्फ यूक्रेन की तरफ से इस बात का दावा, बल्कि रूस में भी चर्चा गर्म और पुष्टि हो रही है। ये क्या लग रहा है जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि अप्रैल होगा, मई में बहुत बड़ा काउंटर अटैक, क्या उसी की तैयारी? देखिए, इस न्यूज को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। 50,000 ड्रोन इकट्ठे मिलना, किसी के पास इतनी इन्वेंटरी किसी कंट्री के पास है नहीं है। अगर मान भी लें मिल जाती है और यूक्रेन अफोर्ड कर सकता हुए मिल जाता है, आप समझिए इकट्ठा लॉन्च करना इसको नामुमकिन है, क्योंकि एक ड्रोन को लॉन्च करने के लिए एक टीम चाहिए, डेडिकेटेड पर्सनल चाहिए जो उसको लॉन्च करेंगे, ऑटोमेटेड भी होपफुली, फिर भी लॉन्च करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए आदमी चाहिए। तो अगर 50,000 यूक्रेन को मिल भी जाएं और वो कैपेबिलिटी डेवलप भी कर लें कि इनको लॉन्च कर सकें, वो वेज में लॉन्च कर सकते हैं, 50,000 इकट्ठे नहीं। लेकिन अगर वो काबिलियत वेव में भी डेवलप कर लेते हैं तो रशिया के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एक वेव के बाद दूसरी वेव, और वो काफी घातक साबित होगा। घातक साबित होगा। बिल्कुल सही बात है। और रूस के लिए निश्चित तौर पर यह बेहद चिंताजनक खबर जो कि सामने आ रही है। और क्या वाकई ये मुमकिन है, क्योंकि जंग के दौरान हमने देखा है तमाम ऐसी नामुमकिन बातें अमल में आते हुए, मुमकिन होते हुए, क्या यह भी संभव है? कामिकाजी ड्रोन का यहां पर जिक्र हुआ तो उसकी एक एक डिटेल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा वो कामिकाजी ड्रोन है। क्या वाकई संभव है? ब्रिगेडियर थापर जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि पहले तौर पर अगर इस खबर को देखा जाए तो यह नामुमकिन सा नजर आता है कि 50,000 ड्रोन्स एक तो यूक्रेन को मिल जाएंगे और फिर इनके जरिए एक साथ अटैक को अंजाम दिया जाएगा। कामिकाजी सुइसाइड ड्रोन्स की खासियत आखिर है क्या, यह तो जान लीजिए जिसका जिक्र हो रहा है। सुइसाइड ड्रोन या किलर ड्रोन के नाम से इन्हें जाना जाता है। 2 तरह के ये होते हैं, स्विच ब्लेड 300 और स्विच ब्लेड 600। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि स्विच ब्लेड 300 लोगों पर हमले के लिए बनाया गया है, यानी टारगेट सेट किया जाए और किसी भी इंसान की जान ले ली जाए इस ड्रोन के जरिए हमले को अंजाम देकर। स्विच ब्लेड 600 से टैंक्स और दूसरे भारी वाहनों पर हमला किया जाता है, यानी बड़े हमलों के लिए यह बनाया गया है। अपने शिकार को तुरंत पहचानने की इसकी क्षमता है। यह रोबोटिक बम की तरह काम करता है। कितने खतरनाक ड्रोन्स हैं ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इन जानकारियों के आधार पर। लक्ष्य को टारगेट करता है और फिर सटीक हमला किया जाता है। लक्ष्य पर टारगेट को ध्वस्त कर दिया जाता है। टारगेट के आसपास ये घूमता रहता है और पता चलते ही हमले को अंजाम दे देता है। जंगल से पहाड़ियों में छिपे दुश्मनों को यह ढूंढ निकालता है।
आप सोचिए, इसकी मारक क्षमता का अंदाजा लगाइए, इसकी कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाइए। क्रूज मिसाइल और अनमैन्ड एरियल व्हीकल का इसे मिश्रण माना जाता है। तिवारी जी, ये तो हुई खूबी की बात, ये तो हुई खासियत की बात, लेकिन क्या आपको यह मुमकिन नजर आता है कि 50,000 ड्रोन से आने वाले वक्त में यूक्रेन को लैस कर दिया जाए और यूक्रेन इतने बड़े हमले को अंजाम दे पाए रूस के खिलाफ? वो रूस जिसे लगातार ईरान अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी से मदद कर रहा है, ड्रोन्स देकर मदद कर रहा है। समीर देखो, ये सभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि 50,000 ड्रोन ले आना और एक साथ लॉन्च करना ये आसान काम नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। लेकिन नाटो की अगर सारी कंट्रीज एक साथ इकट्ठा करके और अपने जितने भी ड्रोन इकट्ठा करके उनकी हेल्प करके लॉन्च करें तो संभव हो सकता है। लेकिन आप सोचिए कि रूस इसमें चुपचाप बैठा रहेगा। इसमें जो एक थोड़ी रूस के पास इस वॉर में कमी नज़र जो आ रही थी वो इंटेलिजेंस की है। अभी जिस तरीके से चाइना उसके पास आया है तो इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो भी आएंगी इसके बारे में रशिया के लिए आसान हो गया है। तो रशिया प्री एम्प्टिव अटैक करेगा और ड्रोन को जहां स्टोर होगा वहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। ये सोचिए कि हम रशिया वेट करें कि 50,000 एयरबोर्न होंगे और हमें एक साथ नुकसान बॉम्ब गिरा के हमें मारने की कोशिश करता रहेगा। ये पूरा स्टॉक में जहां पर भी स्टोर होंगे वहीं स्ट्राइक करेगा रशिया अपने मिसाइल से, और वेपन जहां स्टोरेज है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। अगर ये 50,000 लॉन्च हो गए, इसके जितने सिपाही डोनास और डोनबास रुपया से बड़े हुए हैं सारे खत्म हो जाएंगे अगर ये यूक्रेन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो लेकिन यूक्रेन सक्सेसफुल ना हो इसको लेकर काउंटर स्ट्रेटेजी रूस भी ऐसे वक्त में तैयार करेगा। बेलारूस में एटमी हथियार को तैनात करेगा रूस, ये कंफर्म हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से इस बात का सनसनीखेज ऐलान किया गया है और बाकायदा वो टाइमलाइन भी बता दी गई है कि कब जो न्यूक्लियर हथियार है वो तैनात किए जाएंगे बेलारूस की सेना को। साथ ही साथ एटमी हथियारों की ट्रेनिंग भी देंगे पुतिन। अमेरिका की तर्ज पर पश्चिम को जवाब देने का फैसला, क्योंकि रूस ये बोल रहा है कि अगर नाटो यूरोप में अपने परमाणु हथियार तैनात कर सकता है तो पूरा अधिकार रूस के पास है जवाब देने के लिए कि वो भी बेलारूस में कुछ ऐसी ही तैयारी करे। और अब वार्न भी कर दिया गया अमेरिका को और यह कह दिया गया है कि बेलारूस में जो कि उसका साझेदार है, जो कि उसका शुरुआत से ही साथी है, उसी बेलारूस की जमीन पर एटमी हथियार, न्यूक्लियर हथियारों को तैनात किया जाएगा। तो आप समझिए और देखिए, जो असंभव लगता था अब ऐसा लगता है कि यह कभी भी सच्चाई में तब्दील हो सकता है, परमाणु हमला। अब आइए समझते हैं कि पुतिन की पूरी योजना है क्या, उन्होंने अपने ऐलान में क्या कुछ कहा है। बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने एक एक डिटेल। सर्वनाश का बेगुल बच चुका है क्या? बड़ा सवाल। रूस बेलारूस में एटमी हथियार तैनात करेगा और उन्हें बाकायदा यानी बेलारूस की सेना को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 1990 के दशक के बाद यह पहला मौका है जब रूस देश से बाहर इतनी बड़ी सैन्य तैनाती करने वाला है। आखिर मंशा क्या है व्लादिमीर पुतिन की? हम बेलारूस को एटमी हथियार दे नहीं रहे बल्कि वहां पर उनकी तैनाती कर रहे हैं। यह बात भी पुतिन ने क्लियर की है। जिस तरह से अमेरिका यूरोप में करता है हम भी तो वही कर रहे हैं, हम भी बेलारूस में यह वही करेंगे। यानी कि यह काउंटर जवाब है अमेरिका की, नाटो की जो स्ट्रेटजी है। इन सब की भी टैक्टिकल वेपन के लिए हमारे 10 तरह के एयरक्राफ्ट्स भी इस वक्त तैयार है। हम न्यूक्लियर हथियारों के स्टोरेज के लिए बेलारूस में तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर यह तैयारी है। 3 अप्रैल से हम बेलारूस के सैनिकों की ट्रेनिंग शुरू कर देंगे और यह भी कहा गया है कि इसके बाद अप्रैल के बाद किसी भी वक्त परमाणु हथियार तैनात कर दिए जाएंगे। मेरा सवाल आपसे ओपी तिवारी सर यह है कि कहा तो जा रहा था कि अगर कोई बोलता था कि परमाणु हमला हो जाएगा, न्यूक्लियर अटैक होगा, तो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, लेकिन स्टार्ट संधि से खुद को अलग करना और उसके बाद ये तमाम तैनातियां होना, ये क्या बतला रहा है? करुणा, सही बात है। रूस बार बार इंडिकेशन दे रहा है नाटो को, यूएसए को और बाकी सिटीजन्स यूरोपियन कंट्रीज को कि भाई थोड़ा संभलो और इस वॉर में यूक्रेन की सपोर्ट करना बंद करो। देखिए, रूस के पास बहाना अच्छा है, बेलारूस में रखा है। अमेरिकन ने अपने जो न्यूक्लियर सेटअप्स, न्यूक्लियर जो बेस इन्होंने यूरोप के 5 कंट्री में 6 बेसेज बना रखे हैं, तो उसको काउंटर करने की रशिया ने अब शुरुआत की है। क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी ये कर चुका है। ये मैं को थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करूंगा, ऐसी एक क्राइसिस, एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, उसके बारे में डिस्कस अभी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अमेरिका को काउंटर करने के लिए, यूरोप में डर पैदा करने के लिए कि पहला अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक होगा तो नुकसान यूएस, नाटो और यूरोपियन नेशंस को होगा। रविंदर सचदेवा साहब, टिट फॉर टैट वाला आलम नजर आ रहा है अब
कि अमेरिका तो करता आया है मित्र देशों में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती, ये कोई नई बात नहीं है, तो अब रूस भी करेगा। हाँ बिल्कुल कोई नई बात नहीं है, ये तो होना ही है, होना ही चाहिए, होना ही भाई, चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आपको अपने सेल्फ डिफेंस में, आप चाहे गलत हो सही हो, आप तो अपना इंटरेस्ट देखोगे ना कि मेरे को अपना देश, अपनी रेजिम बचानी है। और बेलारूस भी परछाई की तरह सामने ही आ रहा है। और डेफिनेटली यस, बेलारूस परछाई की तरह आ रहा है। क्विक पॉइंट में ड्रोन्स के बारे में कहना चाह रहा हूँ, जो 50,000 ड्रोन्स की बात है, देखिए कर पाए ना कर पाए एंड ऑल, एज आवर एस्टीम्ड कोलीग्स हैव सेड, एक बात हो रहा है, ये वॉर का फ्यूचर है। चाइना इंडिया बॉर्डर पर इसी तरह की टेक्निक बना रहा है, ड्रोन्स का स्वॉर्म, झुंड। अब झुंड आ गए तो आप कितना कुछ कर लोगे। डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल्स पर पुतिन आग बबूला हो गए हैं। पुतिन ने कहा है कि हमारे पास भी डिप्लीटेड यूरेनियम वाले हथियार हैं। ब्रिटेन से यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वाले हथियार मिलने की खबर है। अब आपको इसकी पूरी डिटेल्स हम बताने जा रहे हैं। जो डिप्लीटेड यूरेनियम है, आइए देखते हैं कि डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल्स को लेकर रूस के राष्ट्रपति ने और क्या कुछ कहा है, क्यों आखिर गुस्से में है पुतिन डिप्लीटेड यूरेनियम को लेकर। यूरेनियम की मांग जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है और उसको लेकर डिमांड सप्लाई का गैप भी सामने आ रहा है। अब आपको वॉर में यूरेनियम की एंट्री होती हुई दिख रही है, ये बताते हैं डिटेल में। यूक्रेन को ब्रिटेन से यूरेनियम वाले हथियार के जवाब में पुतिन का फैसला सामने आया है। अगर यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वाले हथियार मिलते रहे तो हम भी इनका इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास डिप्लीटेड यूरेनियम वाले हजारों शेल्स हैं जिनका अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया। यूक्रेन को ब्रिटेन से डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल मिलने की खबर आई है। वॉर में यूक्रेन डिप्लीटेड यूरेनियम वाले खतरनाक शेल का इस्तेमाल कर रहा है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। रविंदर सर, आपने अपनी बात पिछली बार कंप्लीट नहीं की थी। ये जो एक नया स्ट्रैटेजी है, यूरेनियम, डिप्लीटेड यूरेनियम, अगर तुम इस्तेमाल करोगे तो हम भी इस्तेमाल करेंगे, ये अब सेंटर पॉइंट पर दिख रहा है। और इसीलिए पुतिन चाहते हैं कि अगर यूक्रेन कर रहा है तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। डेफिनेटली यस, बट इसमें जहाँ तक मेरा अंदाजा है, इस मामले में यूरेनियम का कोई जो रेडियो एक्टिविटी डेंजर का मतलब नहीं है। यूज होता है, अलग अलग मिलिट्रीज यूज करती हैं। जो शेल होता है ना, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है मैकेनिकली, इसलिए यूरेनियम, डिप्लीटेड यूरेनियम ऐड किया जाता है। तो केवल यूक्रेन भी कह रहा है कि हम शेल्स, पुराने शेल्स यूज करें। हाँ, शेल्स आएंगे। ये जो ब्रिटेन टैंक भी दे रहा है, चैलेंजर टैंक्स भी देगा, तो उसमें जो शेल यूज होगा उसके अंदर बारूद भरेगा। हाँ। पर शेल जो यूरेनियम, डिप्लीटेड यूरेनियम जिसमें मिक्स्ड होता है इसकी आयरन बॉडी में, वो स्ट्रॉन्ग शेल हो जाता है। ठीक है, और केवल वही बात है। और यूरेनियम का वर्ड से बोले तो उसका हमला और घातक हो जाता है। ओपी तिवारी सर आएंगे आपके पास, लेकिन सर क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुक कर रहे हैं। पोलैंड में नेटो की भीषण सैन्य तैयारी अब देखने को मिल रही है। ब्रिटिश सेल्फ प्रोपेल्ड गन की खेप पोलैंड रवाना हो गई है। बड़ी संख्या में ट्रकों पर लोड कर गन पोलैंड रवाना हुए। पोलैंड में सैन्य तैनाती बेतहाशा नेटो देश बढ़ा रहे। आइए अब आपको समझाते हैं कि वॉर में अचानक से पोलैंड क्यों इतना अहम हो गया, बड़ा सवाल। और नेटो के देश क्यों पोलैंड में तैनाती को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ये की ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। वॉर में गेम चेंजर पोलैंड। नेटो में पोलैंड की स्थिति इस वक्त बेहद अहम मानी जा रही है। पूर्वी यूरोप में नेटो की भौगोलिक स्थिति इस वक्त काफी ज्यादा निर्णायक है। पोलैंड को खुद अपनी सीमा की रक्षा रूस से करनी लगातार खतरा पोलैंड की तरफ से जताया जा रहा है। यूक्रेन के बाद पोलैंड को रूस से सबसे अधिक खतरा महसूस हो रहा है हमले का। इसके बावजूद यूक्रेन को बढ़ चढ़कर लगातार पोलैंड मदद कर रहा है। इसलिए पोलैंड को हर तरह से मजबूत करना नेटो चाहता है। पोलैंड ने ही यूक्रेन को सबसे पहले फाइटर जेट देने की घोषणा भी की। इसके साथ ही कैलिनिंग्राड के पास सैन्य तैनाती के लिए भी पोलैंड पूरी तरह से तैयार है। और यह बाकायदा सैन्य एनालिस्ट की तरफ से ये बात कही गई है। निधि के पास एक और बड़ी खबर आ रही है। निधि, बिल्कुल, और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के ठिकाने पर रूस ने बहुत बड़ा अटैक किया है। रूस ने MLRS से मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी पोस्ट को तबाह कर दिया। यूक्रेनी सैनिकों के छिपने की जगह पर हमला किया गया है। सबसे मजबूत अभी जो यूक्रेन के लिए ढाल बना है वो है पोलैंड। और पोलैंड को लेकर ये जो खुलासा हुआ है, इस पर ओपी तिवारी सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि पोलैंड पहले दिन से ही सपोर्ट कर रहा है, न सिर्फ सैन्य हथियारों की बल्कि उसको मनोबल भी उसका यूक्रेन का बढ़ा रहा है। देखिए, पोलैंड के अपने इंटरेस्ट थे और ये नेटो के कहने में, मैं तो नहीं कहूँगा उनके कहने में आके यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। इतिहास में अगर पहले जाएं भी तो यूक्रेन
वॉर्सो पैक्ट का हिस्सा था, रशिया जी। के ग्रुप में था। लेकिन अभी जो फिलहाल है, देखिए नाटो और ये तस्वीरें देखिए तिवारी सर, इसमें पूरी लंबी खेप जा रही है। ये पूरा रास्ता जो जोड़ रहा है यूक्रेन को इतना बड़ा सपोर्ट, और पोलैंड ही ये सपोर्ट काफी रीढ़ की हड्डी जिसे कहेंगे, अमेरिका के बाद पोलैंड ने सबसे ज्यादा देखिए नाटो का जो मेन उद्देश्य है, यूएसए का जो मेन उद्देश्य है रूस को कमजोर करना। रूस को कमजोर करना मतलब रूस को कमजोर करने के लिए खुद लड़ने नहीं आएंगे, बीच में एक रण क्षेत्र बनेगा जैसे यूक्रेन बना, अगर आगे बढ़ेगा तो पोलैंड लेकिन बन सकता है। थापर सर, एक क्विक एड ऑन मैं चाहूंगा आपसे भी कि क्या अगर क्राइमिया रेड लाइन क्रॉस करेगा, क्राइमिया को लेकर यूक्रेन जिस बात का खतरा अंदेशा है, तो क्या रूस, क्योंकि नाटो के लिए रेड लाइन तो फिर पोलैंड हो जाएगा, तो रूस पोलैंड के जरिए उस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेगा? देखिए, आप इंटरनेशनल जब इतनी देर से लड़ाई चल रही है और इतनी भीषण लड़ाई चल रही है, तो आप किसी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि नेटो, क्योंकि पोलैंड उसका फ्रंटलाइन स्टेट तकरीबन बन गया है, उसकी अगर बाउंड्री देखें आप, बेलारूस और यूक्रेन, तो अगर वॉर स्पिल ओवर करता है, अच्छा, तो इसलिए पोलैंड को वो सशक्त कर रहे हैं, वहां पर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर रहे हैं, हथियार कर रहे हैं कि कल को अगर ऐसी सिचुएशन हो और उनको डिफेंड करना पड़े या इवन अंदर जाना पड़े यूक्रेन के, तो यानी पोलैंड समीर एक लॉन्च पैड होगा। विश्व युद्ध का खतरा और ज्यादा इन तस्वीरों से हम कह सकते हैं बढ़ता हुआ नजर ही आ रहा है। बिल्कुल, इधर से पोलैंड और उधर से बेलारूस की धरती का इस्तेमाल किस तरह से आने वाले वक्त में जंग के लिए किया जाना है, इसके पूरे आसार हमें नजर आ रहे हैं। यूक्रेन वॉर के बीच डिप्लीटेड यूरेनियम पर कोहराम मचा हुआ है। डिप्लीटेड यूरेनियम को लेकर रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं। ऐसे वेपन का इस्तेमाल जो है आने वाले वक्त में और ज्यादा होगा, इसका खतरा बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। वॉर में अगर ऐसे वेपन्स इस्तेमाल किए गए तो और ज्यादा तबाही मचेगी, इसके पूरे आसार हैं। लेकिन अब क्योंकि यूक्रेन की तरफ से डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो रूस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम भी आने वाले वक्त में ऐसा करेंगे। तो देखिए, यहां पर बड़ा सवाल यह है कि डिप्लीटेड यूरेनियम का जिक्र लगातार हो रहा है, ये आखिर है क्या? ये जरा हम आपको बताते हैं। एनरिच्ड यूरेनियम तैयार करने की प्रक्रिया में ये बायो प्रोडक्ट दरअसल पैदा होता है, जिसका बड़े पैमाने पर इस जंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। एनरिच्ड यूरेनियम के मुकाबले डिप्लीटेड कम पावरफुल होता है, जैसा कि हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि इससे रेडिएशन का खतरा जो है वो नहीं होता है। एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर फ्यूल और हथियारों में किया जाता है, और डिप्लीटेड यूरेनियम से गंभीर न्यूक्लियर रिएक्शन का खतरा नहीं होता है। यही सबसे बड़ी बात है। छोटे दायरे में इससे रेडिएशन की तरह नुकसान की आशंका लेकिन होती है। खास बात क्या है? 1070 के दशक में अमेरिका ने डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल कर शेल्स बनाए थे, और इन शेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2014 में यूएस पर इराक में डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन के इस्तेमाल का आरोप लगा था। अमेरिका ने इराक में इसका इस्तेमाल किया है। यह भी जानकारी आपको दे दें। हमारे साथ क्योंकि तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, रविंदर सचदेवा जी, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? और आप इसकी खासियतों का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से, किस पैमाने पर डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है और ये घातक किस कदर हो सकता है। एक तो ये बात समझ में आती है कि बड़े पैमाने पर रेडिएशन नहीं होता, लेकिन हमने जैसा कि जानकारी दी कि छोटे पैमाने पर रेडिएशन मुमकिन है, तो उससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? एग्जैक्टली इसका जो मेन चीज है ना, फिजिक्स है। जो टैंक का शेल है जो आपका, उसकी जो केसिंग है, उसके मेटल में जब ये थोड़ा मिक्स किया जाता है तो वो केसिंग स्ट्रांग हो जाती है। ये फिजिक्स है, सिंपल, राइट? तो यस, आपका जो गोला है, जो शेल है जो अटैक कर रहा है, बारूद भर के, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि वो ज्यादा पेनिट्रेट कर जाएगा जहां पर अटैक करोगे, राइट? पर उसके अलावा इससे जितना रेडिएशन निकलेगा वो कोई खास ज्यादा नहीं होता है। डेफिनेटली हर चीज चिंता की है, पर जो ह्यूमन लेवल्स के लिए जो होता है थोड़े से एरिया में होता है, कोई ज्यादा इसका असर नहीं होता। बट यस, कहने को है ये एक छोटा सा क्विक कमेंट थापर सर, आप बताइए। देखिए, जो रविंद्र सर बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका आर्मर पेनिट्रेशन बढ़ जाता है, टैंकों को खतरा बढ़ जाएगा। जो नॉर्मल शेल शायद उतना उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। डिप्लीटेड यूरेनियम का एक शेल भी काफी होगा। लेकिन दूसरी चीज मैं ये भी कॉशन करना चाहूंगा कि अगर दोनों कंट्रीज शुरू कर देंगे
मास में इस्तेमाल होगा तो थोड़ा सा रेडिएशन इफेक्ट तो हो उसका सकता है खतरा भी battlefield बना में। रहता है। ठीक है साहब, थापर सर मैं आ रही हूँ, तिवारी सर आपके पास भी आऊंगे। एक बड़ी खबर है, जल्दी से बता दें। बाखमुत में भारी नुकसान के बीच रूसी अटैक जारी है। बेसमेंट में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक किया गया है। हमले के दौरान टूटकर गिरती दिखी बेसमेंट की छत। ये तस्वीरें देखिए, बाखमुत में खुद रूस को अब तक का भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है।